हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईडी जेई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है जेई एडवांस 2025 के पेपर 2 का एलिप्स का प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट पी x1 y1 एंड q x2 y2 बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equals to 1 such that y1 is greater than 0 and y2 is also greater than 0. Let capital C denote the circle x square plus y square equals to 9 एंड m बी द पॉइंट 3,0। अभी तक जैसा हम पढ़ पा रहे हैं, हम पूरा का पूरा इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि कितना इजी तरीके से इन्होंने अभी तक की डिटेल बताई है। सपोज द लाइन x इक्वल्स टू x1, ये x1 वाली ये जो लाइन है इस पॉइंट से ली गई है, इंटरसेक्ट्स c एट r एंड द लाइन x इक्वल्स टू x2 इंटरसेक्ट्स c एट s सच दैट y कोऑर्डिनेट्स ऑफ r एंड s आर पॉजिटिव, मतलब ऊपर ऊपर ही कट करवाया है। लेट एंगल ROM इक्वल्स टू π/6 एंड एंगल SOM इक्वल्स टू π/3 वेयर O denotes the origin point 0 0. Let modulus of xy denote the length of segment xy. Then which of the following statements is are true? ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और ये भी एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, इजी भी बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने बना रखा है। प्रॉब्लम इमेजिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बना रखी है उसमें बता रखा है कि बेसिक रफ फिगर का अच्छे से बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बनी हुई रहती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमें गिवन डिटेल्स दे रखी हैं इसके बेसिस पर एक बेसिक रफ फिगर को बनाते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले हमने इस एक एलिप्स को बनाया। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 है। मतलब यहाँ पर ये जो मेजर एक्सिस है वो किस पर आएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस पर। तो कुछ ऐसे टाइप का हमारा ये मेजर एक्सिस ये बन जाएगा और एलिप्स भी बन जाएगा। क्योंकि बेसिक रफ फिगर है तो बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा सुंदरता का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक बेसिक रफ फिगर बननी चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने क्या कही है कि यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये मेजर एक्सिस है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 3,0, जिसको कि इन्होंने कितना बता रखा है, m पॉइंट m। और इसी मेजर एक्सिस के ऊपर ही इन्होंने एक सर्कल भी बना रखा है कुछ ऐसे टाइप से करके, ऐसे टाइप से करके हमने एक सर्कल को भी देखो ड्रॉ कर दिया है, ये ले लिया है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है भाई, ओरिजिन पॉइंट 0 0, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया है, o, ये भी बता रखा है o। इसके अलावा और क्या बता रखा है इन्होंने, p पॉइंट एंड q पॉइंट ले रखा है। अब इस p पॉइंट और q पॉइंट को हमने ले लिया, लेट से ये कोई पॉइंट p ले लिया और ये कोई पॉइंट हमने q ले लिया। अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बता रखे हैं, x1 y1, तो ये x1 y1 ले लिया और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कितने ले लिए, x2 y2, जैसा कि बता रखा है उसके अकॉर्डिंगली भाई हमने ये ले लिया है। अब ये क्या बोल रहे हैं उसके आगे, सपोज द लाइन x इक्वल्स टू x1। बहुत सारे बच्चे कभी कभी इस चीज में भी गलती कर देते हैं कि जब हम कोई लाइन x इक्वल्स टू a टाइप या y इक्वल्स टू b टाइप की लाइन को लेते हैं तो उसको किसके पैरेलल लेना है, x एक्सिस के पैरेलल लेना है या y एक्सिस के पैरेलल लेना है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम x इक्वल्स टू a वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो सुनने में तो ये x एक्सिस के पैरेलल सी लगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जब x इक्वल्स टू a बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग हुआ y के सारे ही पॉइंट्स के लिए x की वैल्यू a ही रहने वाली है। तो उसका मीनिंग हो गया कि वो लाइन किसके पैरेलल रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल। बिल्कुल सिमिलरली जब हम y इक्वल्स टू b टाइप की कोई लाइन के लिए बोल रहे होते हैं तो उसका मीनिंग होता है y का वो पॉइंट, y इक्वल्स टू b पॉइंट x के सारे पॉइंट्स के लिए सिमिलर वैल्यू देने वाला है, मतलब y इक्वल्स टू b ही वैल्यू रहेगी। उसका मतलब हो गया कि जब y इक्वल्स टू b वाली जो लाइन रहेगी वो x एक्सिस के पैरेलल रहती है और x इक्वल्स टू a टाइप की लाइन किसके पैरेलल रहती है, y एक्सिस के पैरेलल रहती है। बस इसी छोटी सी कॉन्सेप्ट को अपने मन में रख के आपने x इक्वल्स टू x1 वाली लाइन एंड x इक्वल्स टू x2 वाली लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करा। हमें पता है कि अगर इस पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर को अगर ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली वो यहाँ कहीं पर आएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो ये पॉइंट यहाँ आएगा। और हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, x1, 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास, x2, 0। इस पॉइंट को भी इन्होंने कुछ बुला रखा है, इन्होंने इसको n2 बोल रखा है और n1 बोल रखा है। तो रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट को भाई अभी हमने n1 बुला लिया और इस पॉइंट को हमने क्या बुला लिया, n2 बुला लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि x इक्वल्स टू x1 वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को डार्कन भी कर सकते हैं। इस लाइन को जब हमने ऊपर तक इसको उठाया या नीचे तक भी जब आप इसको लेकर गए, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि y कोऑर्डिनेट्स ऑफ r एंड s आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये हमसे कि जब इस पॉइंट को जब हमने ऊपर तक जब लेकर गए तो p पॉइंट के लिए
जब x इक्वल टू x1 को जब हमने इंटरसेक्ट करवाया c के ऊपर, तो पॉइंट हमें कौन सा मिला, r, और x इक्वल टू x2 वाली लाइन वाली इस लाइन को जब हमने ऊपर तक जब इसको ड्रॉ किया तो ये पॉइंट हमें कौन सा मिला है, s, इसको लिख लिया s। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे बढ़ते हैं। सच दैट y कोऑर्डिनेट्स ऑफ r एंड s आर पॉजिटिव। इसका बस सिंपल सा मीनिंग यही है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास इस तरीके से लिए जाने हैं कि ये जो सेगमेंट है कहां पर आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। खैर, अब इसके बाद और क्या बोल रखा है, लेट एंगल ROM इक्वल टू पाई बाय 6। तो ROM, ये M पॉइंट है, O पॉइंट है और ये R पॉइंट है। तो इस R को भाई हमने मिला दिया यहां पर। तो ये कितना बताया जा रहा है हमें, पाई बाय 6। और जब हमने SOM को निकालने की कोशिश करी तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 60 डिग्री बोले तो पाई बाय 3। अब हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को अब इसके अंदर लिखने की कोशिश कर ली है। फिगर जो है थोड़ी सी रफ है, बेसिक रफ फिगर टाइप से हमने बना रखी है, लेकिन इससे हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। पूरा का पूरा प्रॉब्लम इसी से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास सर्कल रहता है और उसके ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट गिवन कर रखा हो, तो उसके रेडियस के बेसिस पर और उसके एंगल के बेसिस पर, जो भी हमारे पास ये रेडियस है और उसका ये जो एंगल रहता है उसके बेसिस पर हम इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आर के पॉइंट की अगर बात करूं तो ये मेरे पास बेसिकली कितना हो जाएगा, आर कितना है यहाँ पर, इसका रेडियस कितना है हमारे पास, 3 है। तो 3 कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा बोले तो वो एंगल जो कि ये रेडियस इसके एक्स एक्सिस से बना रही है, कितना है, ये पाई बाय 6 है। तो पाई बाय 6 को हम कितना बोल सकते हैं, 30 डिग्री बोल सकते हैं, पाई बाय 6 भी बोल सकते हो। एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 साइन पाई बाय 6। इसी तरीके से हम एस का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3। और क्योंकि हम देख रहे हैं एस ये जो पॉइंट है इस O के साथ जब हम इसे मीट करा रहे हैं तो SOM ये कितना एंगल बना रहा था, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। तो हम इसको भी बोल सकते हैं 3 कॉस ऑफ पाई बाय 3 एंड 3 साइन पाई बाय 3। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। चाहे आप इसे थोड़ा सा स्पेस देके भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम चाहें तो इन पॉइंट्स को निकाल भी सकते हैं। ये पॉइंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो कॉस पाई बाय 3 साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। तो ये पॉइंट आ रहा है एक, तो देखो 3/2। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, तो 3√3/2। और ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा 3√3/2। और इसी तरीके से ये 3/2। ये कुछ इस टाइप का सा पॉइंट भाई हमारे पास बन के आ रहा है। चलो ये हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद ही हमसे क्या बोल रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें भाई हमने इसके अंदर मैनेज कर ली हैं। अब बस हमें निकालना है कि ये पूछ क्या रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज दिस मच और दिस मच। दो हमारे पास ये इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले तो भाई हमें पॉइंट P निकालना पड़ेगा और हमें पॉइंट Q भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम x1 y1 की अगर बात करते हैं, ये x1 कोऑर्डिनेट हमारे इस r के x1 कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ध्यान से देखते हैं, 3√3/2। और ध्यान से देखते हैं इसका जो y1 कोऑर्डिनेट होगा, हमें पता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी इलिप्स के ऊपर a cos अल्फा एंड b sin अल्फा होता। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये a cos अल्फा से तो बेचारा ये इतना आ ही गया है। और b cos अल्फा, b बोले तो हमारे पास ये b की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 4 के हिसाब से ये हो जाएगी 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 1/2, ये हो जाएगा 1 वैल्यू। बस बहुत बढ़िया, ये हमें समझ में आनी चाहिए। और अगर हम इस Q पॉइंट की बात करते हैं, इस Q पॉइंट को एक काम करते हैं, यहां पर कहीं पर लिख लेते हैं। इस Q पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट है भाई वो तो सेम ही रहना है, जो S का x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 3/2। चलो जी वो 3/2 ले लिया है। अब लेकिन जो इसका y कोऑर्डिनेट है, अगेन वो y कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, b sin थीटा की तरह। तो थीटा तो π/3 ही रहेगा। जिस बच्चे ने इलिप्स के अंदर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को निकालना सीख रखा है वो इस प्रॉब्लम को देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल हलवा प्रॉब्लम आपको दी गई है, थाली में परोस के दी गई है, बिल्कुल सजा के कि आप इसको सॉल्व करिए और बिल्कुल फ्री फंड के फुल मार्क्स आप लेके जाइए। तो यहां पर अगर आप b sin थीटा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो b की वैल्यू तो कितनी थी, 2, और साइन थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, ये √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास और बचेगा केवल और केवल कितना, √3। तो इस √3 को भी आपने लिख लिया। ऐसा आखिर हमने क्यों किया, क्योंकि हमें p के कोऑर्डिनेट चाहिए और q के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए थे। तो हमने PQ लाइन को मिलाते हुए, PQ पॉइंट्स को मिलाते हुए जो बनने वाली लाइन होगी उसको लिखना है। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए 3√3/2 एंड 1, एंड q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास
3/2 एंड √3। हमने क्या करा, लाइन की इक्वेशन लिख दी पी क्यू को मिलाते हुए। ऐसा ही बोल रखा है इन्होंने, लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू क्या है भाई। ये चाहते तो हमसे बहुत गंदी इक्वेशन बनवा सकते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दयावान टाइप के लोग हैं जिन्होंने बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन हमसे बनवाने के लिए बोला है। डायरेक्टली बस इन्होंने बेचारों ने पी क्यू को ही निकलवा लिया। बताओ, तो पी क्यू को अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1। अब y1 और x1 जो हम एज्यूम करते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू, इसको आप बोल सकते हो y2 माइनस y1, क्योंकि स्लोप तो पता नहीं है तो भाई हमें निकालना पड़ेगा x2 माइनस x1, x माइनस का x1। तो x1 y1 आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो और x2 y2 आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जैसे यहां पर x1 y1 यहां पर इसको मान रखा है और x2 y2 इसको मान रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली भी चल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y माइनस y1 हमने किसके लिए ले रखा है, p के लिए ले रखा है, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इक्वल्स टू y2 हमारे लिए ये हो जाएगा, तो √3 माइनस का 1 अपॉन में x2 माइनस का x1, तो 3/2 माइनस का 3√3 बाय का 2। बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड हम कैलकुलेशन को करते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ भी इसके अंदर बचा ही नहीं है। x1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3√3 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, और बस हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y माइनस 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, √3 माइनस का 1। देख सकते हैं कुछ कॉमन आ सकते हैं, देखो 3/2 कॉमन आ जाएगा, तो 3/2 अगर कॉमन आ गया तो बच कितना आ रहा है, 1 माइनस का √3, और ये x माइनस का 3√3 डिवाइडेड बाय 2 आ ही रहा है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है भैया हमें, ओहो ऐसे करके, ठीक है। और ये जो 3 है इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस √3 से √3 माइनस 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो जब हमने इस 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया, 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू, इस -2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो कितना आ रहा है, प्लस का 3√3। इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसे बोल सकते हैं 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 3 टाइम्स, इस 3 को इधर की साइड ले जाएंगे और 3 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3। तो इस टाइप की सी ये एक हमारे पास इक्वेशन बनती हुई आ रही है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस √3। हम देख रहे हैं डायरेक्ट फॉरवर्ड हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी क्यू कैलकुलेट होके आ गई है। तो ये वाली पी क्यू की इक्वेशन तो भाई अपने आप ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब सेकंड, अब इन्होंने क्या पूछ रखा है, मतलब थर्ड इन्होंने क्या पूछ रखा है, अगर n2 इक्वल्स टू x2, 0 है, ठीक है जी, हमें ये समझ में आ रहा है, देन 3 टाइम्स ऑफ n2q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n2s। बहुत सिंपल है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, एक तो हमें n2q को कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं n2q क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ n2q, मतलब वही इसकी लेंथ निकालनी है। तो n2 के भाई हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, n2 के कोऑर्डिनेट q के x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएंगे 3/2, 0, और n1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 के बराबर हो जाएंगे, वो कितना आ जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा के 0, और n2q कहाँ है हमारे पास, ये है, अरे यार n2q ये हमें दिखाई दे रहा है, ये इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है, y2 के बराबर है, तो ये लेंथ तो हमारे पास कितनी आ रही है, √3 आ रही है। एंड अगर हमें n2s की वैल्यू निकालनी है तो n2s ऑब्वियसली ये वाली लेंथ को दिखा रहा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया, किसके, s के। तो यहां पर तो हमें कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली अगर हमने एक रफ बेसिक फिगर को ढंग से बना लिया है तो वहां से ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो n2s ये हो गया हमारे पास, इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया था, 3√3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, 3 टाइम्स ऑफ, इसको यहां पर ही लिख लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ n2q, नहीं चलो वहीं पे लिख लेते हैं यार, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहीं पर ही लिख लेते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, देखो देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ n2q की वैल्यू कितनी है, √3, इट शुड बी कमिंग इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ n2s, ये कितना है, 3√3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम देखो देख रहे हैं 2 से 2 उड़ गया, 3√3 इज कमिंग इक्वल टू 3√3। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 भी जो है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कहीं से कहीं तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी के लिए भी चेक करना है, ऑप्शन नंबर 4 के लिए चेक करना है। तो अगर हम n1p को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, n1p देख रहे हैं, n1p तो ये वाला y कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का, पॉइंट p का, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और n1r को भी हमें कैलकुलेट करना है,
N1R की डिस्टेंस हो जाएगी N1R, मतलब इन्होंने कहीं से कहीं तक भी आपको परेशान करने की कोशिश ही नहीं करी है, मतलब 2 मिनट का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल, अगर आपने इसके डायग्राम को बना लिया। तो N1R, इसका हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 sin π/6, और ये हमने कितना निकाला था 3/2, तो ये वैल्यू आ गई 3/2। बस अब हम इसके इस डी ऑप्शन में कैलकुलेट करके देख लेंगे ये कितना हो रहा है। 9 टाइम्स ऑफ दिस N1P बोले तो 1 है, इट शुड कम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ N1R बोले तो 3/2। ध्यान से देख रहे हैं, 2 टाइम जाएगा तो 2 इंटू 3 ये किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल है। तो 9 कैन नॉट कम इक्वल टू 6, तो ऑब्वियसली ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं एक तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है एंड एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी भी हमारी 5 टाइप की मैथमेटिक्स के सेगमेंट्स में, जैसे जो हमारी मैथमेटिक्स है 5 टाइप के सेगमेंट्स में बटी हुई है, उसमें कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो वाला सेगमेंट सबसे ज़्यादा इजी है। अगर आप उसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, बेसिक रफ फिगर के बेसिस पर समझने की कोशिश करें, और उनके फॉर्मूलाज को भी थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा इजी है। और आप एक छोटी सी जैसे ही फिगर को ड्रॉ करते हैं आप देखेंगे पूरा ही प्रॉब्लम, चाहे एडवांस लेवल का हो और चाहे वो मेंस लेवल का हो, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। फिर भी अगर आपको कैसा भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।